नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक सीरीज ऑफ लेक्चर राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर रखे हुए हैं। आप लोगों ने सुकरात के फिलॉसफी को जाना, पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि किसी चिंतक की आइडियाज, उसके फिलॉसफी को एक समय सीमा के अंदर बांधा नहीं जा सकता। जो चिंतकों ने जो बात कही उसको आगे की पीढ़ियों पर किस तरह से असर पड़ता है और कैसे एक दूसरे को हम लोग एक साथ देख सकते हैं और उसके बाद ही एक सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं, सही चीज़ों को आकलन कर सकते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया हो या राजनीतिक चिंतकों के जो विचार हैं उसको भी। तो आज हम लोग की कोशिश होगी पुरातन राजनीतिक चिंतकों की जो दी हुई जो फिलॉसफी है उसको और अभी कंटेम्प्रेरी में जो है उसको एक जोड़ने का और उसको किस तरह से देखा जाए, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने राजनीतिक चिंतक डॉक्टर मनिंद्र नाथ ठाकुर। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं और साथ ही आप चिंतन हैं राजनीतिक घटनाओं के ऊपर, राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर। सो मैं समझता हूं कि आपका व्याख्यान हम सबको लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर मनिंद्र नाथ ठाकुर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। धन्यवाद अमन जी। जो बातचीत अभी चल रही है राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में, उसमें आपने अब तक सुना है कि ग्रीक चिंतन में क्या बातें हुई हैं, सुकरात और सुकरात से पहले के लोग किस तरह का चिंतन कर रहे थे। और आपने ये भी सुना होगा कि आधुनिक भारतीय चिंतक को कैसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए, कैसे आधुनिक भारतीय चिंतन के इतिहास में जाना संभव हो पाएगा। आज की बातचीत मैं इस विषय पर रखूँगा कि आधुनिक भारतीय चिंतन को समझने के लिए क्या हमें भारत की जो पारंपरिक चिंतन व्यवस्थाएं हैं, जो जिसे आप क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट कह सकते हैं या क्लासिकल फिलॉसफी कह सकते हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। क्या हम आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतन को तभी ठीक से समझ पाएंगे जब हम उनको भारतीय संदर्भ में रख कर देखें। और भारतीय संदर्भ में रख कर देखने का मतलब ये होगा कि हम भारत में चिंतन की एक परंपरा को माने जो अक्षुण्ण परंपरा है। सामान्य तौर पे जितने लोग भारतीय चिंतन के बारे में आज बात करते हैं उनमें एक समानता यह है कि वो भारतीय चिंतन को यहाँ के पुरातन चिंतन से जोड़कर देखने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक सर्वमान्य बात हो गई है कि भारतीय चिंतन औपनिवेशिक काल में एक नवीन चिंतन के रूप में उभर कर सामने आया और यह पश्चिमी चिंतन के पूरे संदर्भ में ही चलता रहा। मैं इस बात को दोबारा आपके सामने रखूं ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि मैं किस मुद्दे पर आज बातचीत करना चाहता हूं। मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि क्या ऐसा मानना उचित होगा कि भारतीय चिंतन परंपरा, जो आधुनिक भारतीय चिंतन परंपरा है, उसका पुरातन भारतीय चिंतन परंपरा से कोई संबंध नहीं है और यह नवीन भारतीय चिंतन है जिसका जो औपनिवेशिक पटाक्षेप के बाद प्रारंभ होता है। क्या ऐसा मानना उचित है? मेरा मानना ये है कि ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है। और यदि ये अनुचित है तो फिर सवाल ये उठेगा कि फिर किस तरीके से हम आधुनिक चिंतन को पुरातन चिंतन के साथ जोड़ कर देख सकते हैं, और यदि जोड़ कर हम देखें तो इसके क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। इन विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस मान्यता को खारिज करना चाहता हूँ जिसके अनुसार आधुनिक भारतीय चिंतन परंपरा प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा से बिल्कुल अलग है।
मेरा मानना यह है कि भारत में एक अक्षुण्ण चिंतन परंपरा चल रही है और भले ही अलग अलग देश और काल में चिंतकों ने तत्कालीन महत्वपूर्ण चिंतन प्रणालियों के साथ संवाद किया है, उनके परिप्रेक्ष्य में अपने को रीडिफाइन किया है, लेकिन एक अक्षुण्ण परंपरा का चलता रहना एक सर्वमान्य सी बात मुझे लगती है। इसे मानने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस विषय में प्रयास करता हूँ दो महत्वपूर्ण तर्कों को देने का। पहला तर्क मेरा यह है कि यदि आप गौर करें तो भले ही भारतीय विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे कि हमारा अलग अलग विषय जिसकी पढ़ाई हमारे विश्वविद्यालयों में हो रही है, इन विषयों में हमारी ज्ञान परंपरा और हमारा ज्ञान अभ्यास प्रारंभ होता है पश्चिम के दर्शनों के साथ। खास करके यदि आप समाज शास्त्रों को लें, सोशियोलॉजी को लें, पॉलिटिकल साइंस को लें, साइकोलॉजी को लें, इन तमाम विषयों में आप गौर करेंगे कि जो बातचीत हम शुरू करते हैं वो ग्रीक समाज से प्रारंभ करते हैं, ग्रीक फिलोसोफर से हम प्रारंभ करते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल से हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यदि आप भारत के पुस्तक विक्रेताओं के पास जाएं, खास करके मैं ये प्रयोग अक्सर करता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे जो पुस्तक विक्रेता हैं उनके पास में जाता हूँ, और वे बड़े महत्वपूर्ण पुस्तक विक्रेता हैं मेरे लिए, क्योंकि भारत की जनता, आम जनता रेलवे से जाती है और रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल्स से बहुत सारी किताबें खरीदी जाती हैं। तो मैं उन पुस्तक विक्रेताओं से पूछता हूँ कि कौन सी पुस्तकें ज़्यादा खरीदी जा रही हैं, और उनके पुस्तकों की सूची में देखने की कोशिश करता हूँ। तो देखकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारतीय बुद्धिजीवी जिन दार्शनिकों को आधार मानकर यहाँ के विषयों की चर्चा करते हैं, जिन दार्शनिकों के ज्ञान से हमारी राजनीति को समझने की कोशिश की जाती है, हमारे समाज को समझने की कोशिश की जाती है, भारत की आम जनता उन दार्शनिकों का या तो नाम भी नहीं जानती है, या फिर नाम जान भी लें तो कभी उन्होंने पढ़ने का प्रयास नहीं किया। मुझे किसी भी पुस्तक की दुकान पर प्लेटो या एरिस्टोटल या सुकरात की किताबें दिखती नहीं हैं। बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा जब मैं कुछ ऐसी पुस्तकें देख सकता हूँ। ये संभव है कि यदि एयरपोर्ट की किताब की दुकान पर आप जाएं तो उनकी किताबें आपको मिल सकती हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स की किताब की दुकानों में ये पुस्तकें नहीं मिलती हैं। वो कौन सी पुस्तकें मिलती हैं वहाँ पर, ये गौर करने की बात है। जाहिर तौर पर हिंदी साहित्य की पुस्तकें बड़े पैमाने पर वहाँ पाई जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि आज भी जो किताबें वहाँ सर्वाधिक बिकने वाली हैं उसमें चाणक्य नीति है, उसमें अष्टावक्र का गीता है। ये जो टेक्स्ट हैं और ऐसे अनेक टेक्स्ट हैं, ये ऐसा मुझे लगता है, बहुत प्रामाणिक तौर पर ऐसा कहना मेरे लिए संभव इस वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने इस संदर्भ में कोई बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहना बहुत अनुचित नहीं होगा कि भारत की जनता अभी भी, खास करके हिंदी क्षेत्र की भारत की जनता में खास तौर पर बात कह सकता हूँ क्योंकि उस इलाके में मैं ज़्यादा भ्रमण करता हूँ, उस क्षेत्र की जनता इस वक्त भी इन प्राचीन भारतीय चिंतकों की पुस्तकों में रुचि लेती है, और लोग पढ़ते हैं उसको, और लोग उसको कोट भी करते हैं, लोग उसका संदर्भ भी देते हैं। लोग अपनी बातचीत में, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी जो सामूहिक चेतना है, उस सामूहिक चेतना में इन चिंतकों के विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके माध्यम से वो अपने समाज के बारे में सोचने और समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी दार्शनिक परंपरा से हमारी जनता अभी बहुत ज़्यादा कटी हुई नहीं है।
ये सच है कि हमारे बुद्धिजीवी जो आधुनिक विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे बुद्धिजीवी हैं, उनका हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा से, दर्शन परंपरा से संबंध लगभग विच्छेद हो गया है। शायद ही कोई बड़ा बुद्धिजीवी है जिसे अष्टावक्र गीता के बारे में कुछ ज्ञान हो। शायद बहुतों ने नाम तक नहीं सुना है। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से राजनीति शास्त्रियों ने दारा शुकोह का नाम तक नहीं सुना है। तो ये स्थिति मुझे ये बताती है कि भारत में दार्शनिक चिंतन की दो परंपराएं इस वक्त पनप रही हैं, और हो सकता है कि आधुनिक संस्थाओं की परंपराओं में भारतीय चिंतन से उनका संबंध विच्छेद हो गया हो, लेकिन आम जनता की परंपरा में शायद ये संबंध अभी भी बना हुआ है। इसका दूसरा प्रमाण मेरे लिए एक और है। दूसरा प्रमाण यह है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत के राजनीतिज्ञों ने और राजनीतिक चिंतकों ने आम जनता को आंदोलन के लिए मोबिलाइज करने का प्रयास किया, आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, आंदोलन में उन्हें शामिल करने का प्रयास किया, तो उन्हें क्या करना पड़ा? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आधुनिक दर्शन, पश्चिमी आधुनिक दर्शन से हॉब्स, लॉक, रूसो के वक्तव्यों को लाकर भारतीय जनता को परोसने का प्रयास किया। ज़्यादातर लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपराओं के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। जो आधुनिकता के जनक माने जाते हैं, राजा राम मोहन राय, उन्हें भी भारतीय ज्ञान परंपरा में जाकर भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधार पर ही तत्कालीन रूढ़ियों का खंडन करना पड़ा। और फिर वहाँ से यदि आप शुरुआत करें तो लगातार आप देखेंगे जितने भी चिंतक भारत के रहे हैं, उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ संवाद स्थापित किया। ऐसा क्यों करना पड़ा उन्हें? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग पश्चिम से पढ़कर आए थे। ज़्यादातर लोग शायद हॉब्स, लॉक, रूसो से बड़े प्रभावित भी थे। इसके बावजूद उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ संवाद हो? इसका बिल्कुल साफ कारण मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये महसूस किया कि यदि आप भारत की जनता के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं, यदि आप उन्हें परिवर्तन के लिए मोबिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको उनके सामूहिक चेतना में जाना पड़ेगा। और उनकी सामूहिक चेतना में उन्होंने पाया कि भारतीय टेक्स्ट, भारतीय पुस्तकें, भारतीय ज्ञान परंपरा अभी भी काफ़ी प्रभावशाली है। और शायद यही कारण है कि 1885 के बाद 1935 तक शायद ही कोई बड़ा राजनीतिक चिंतक भारत में रहा हो जिसने गीता के ऊपर कमेंट्री ना किया। इन सब लोगों ने गीता पर लिखा। क्यों लिखा गीता पर? अक्सर ये बात मुझे समझ नहीं आती है। मैं ये सवाल पूछता हूँ लोगों से कि आखिर इन्हें गीता पर लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? गांधी को गीता पर बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? या तिलक को गीता पर लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये मालूम हुआ कि गीता भारतीय जनमानस में अपनी उपस्थिति अब तक बनाए हुए है, हज़ारों साल के बाद भी, और इसलिए उसके माध्यम से ही हम नई बातें भी कर सकते हैं। जब तक हम उसके माध्यम से प्रवेश न करें तो उनके जनमानस, भारतीय जनमानस में प्रवेश करना शायद संभव नहीं होगा। इसलिए ये बात मुझे स्पष्ट लगती है कि यदि हम भारतीय समाज को समझना चाहें, भारतीय दार्शनिकों को समझना चाहें, आधुनिक भारतीय चिंतन को भी समझना चाहें, तो निश्चित रूप से हमें भारत के क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट को, जो पुरातन पॉलिटिकल थॉट हैं, उनको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। उनसे जोड़कर ही इसे देखना संभव हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो? ये सवाल बड़ा गंभीर है। अपने छात्र जीवन में मैं कई बार इस सवाल को उठाया करता था, और अक्सर बड़े विद्वान राजनीति शास्त्री भी मुझे कहते थे कि ये सवाल बहुत रेलिवेंट नहीं है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत में राजनीतिक चिंतन रहा ही नहीं है।
क्योंकि भारतीय दर्शन से हम आज के समाज को समझ ही नहीं पाएंगे। कई बड़े विद्वान जो भारतीय दर्शन को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये किस्से कहानियाँ हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी ही बातें कही गई हैं, इनका कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। ये संभव है कि भारतीय दर्शन को में लिखने की कई विधाएं उपस्थित थीं, और एक ऐसी विधा जिस विधा से लिखी हुई बातें आम लोगों तक पहुंच सकें और आम लोग उसे अपने मानस में स्थापित कर सकें और उसे अगली संतति को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें, ऐसी भी एक विधा थी, जो विधा बहुत महत्वपूर्ण थी और जिस विधा के कारण बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हमारे यहाँ सुरक्षित रह गए, ऐसी पुस्तकें हमारे यहाँ सुरक्षित रह गई। जो जटिल विधाएं थी, जिसमें ठोस रूप से बौद्धिक विचार विमर्श होता था, वैसी विधाएं भी उपस्थित थीं, लेकिन वैसी विधाएं बहुत ही सीमित लोगों के पास थीं और बहुत ही सीमित लोगों के ऊपर इन विधाओं का प्रभाव पड़ता था। नतीजतन हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल टेक्स्ट, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बच नहीं पाए, समाप्त हो गए, और जो बचे उनको पढ़ने की विधि भी मुश्किल से हमारे पास रह पाई। उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊंगा कि महाभारत के बारे में एक खास बात है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत एक गणित का टेक्स्ट है, एक गणित की पुस्तक है। अब ये बात बड़ी अजीब सी लग सकती है, क्योंकि अमर्त्य सेन से लेकर तमाम बड़े विद्वान इस बात को मानने लगे हैं कि महाभारत तो कहानी है, ये कोई ना तो इतिहास है, ना कोई धर्म ग्रंथ है, ये कहानी कही गई है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो महाभारत के उदाहरणों को लेकर ये बताते हैं कि महाभारत तो एक मैथमेटिकल टेक्स्ट है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि महाभारत में नकुल पांडवों का एक भाई है, जिसके बारे में हम ये जानते हैं सामान्यतः कि वो घोड़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है और घोड़ों की ट्रेनिंग करता है और घोड़ों को संभालता है। वो पूरा एक विज्ञान है जिसके बारे में उसे ज्ञान है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसकी खासियत एक ये भी थी कि घोड़े की पीठ पर बैठकर वो घनघोर बारिश में बाहर निकल सकता था और फिर भी वो भीगता नहीं था। अब एक सांख्यिकी के विद्वान, स्टैटिस्टिक्स के विद्वान का मानना है कि एक मॉडल है, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करके उन्होंने बताया है कि कैसे ऐसा लगता है कि नकुल के नहीं भीगने के कारण एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन था जो वो जानता था। एक न्यूक्लियर विज्ञान के विद्वान हैं, उनका कहना है कि महाभारत में कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस छुपे पड़े हैं, कई मैथमेटिक्स का ज्ञान छुपा पड़ा है। तो ऐसा संभव है कि उस टेक्स्ट को डिसाइफर करने का, उसे समझने का एक और तरीका हो, जिस तरीके के बारे में हमें ज्ञान ना हो। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ, इस बात को साफ करना चाहता हूँ कि ज्ञान परंपराओं की बहुत सी पुस्तकें जो शुद्ध रूप से लिखी गई ज्ञान के विचार विमर्श के लिए, वो लौकिक स्तर पर बहुत प्रभावकारी ना रहीं और खो गई। बहुत सी पुस्तकें जो लौकिक स्तर पर प्रभावकारी रहीं, उनमें किस्से कहानी तो बच गए, लेकिन उन्हें पढ़ने का एक और तरीका जो उनके गूढ़ रहस्यों में हमें ले जाता, वो शायद हमारे पास बच नहीं पाया, या बहुत कम लोगों के पास है, वो डोमिनेट नहीं हो पाया। और इन्हीं कारणों से शायद हम अपनी ज्ञान परंपरा के साथ संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा संवाद स्थापित न कर पाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि ज्ञान परंपराएं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कि ज्ञान परंपराएं थी ही नहीं, या यह इस बात का प्रमाण भी नहीं है कि उस ज्ञान परंपरा की समाप्ति हो गई।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बड़े विद्वान हैं शेल्डन पोलक, जो ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा लगभग मर चुकी है और उस ज्ञान को फिर से रिक्लेम करने की ज़रूरत है। उनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डेथ ऑफ संस्कृत। मुझे लगता है कि ये आंशिक सत्य है, क्योंकि शायद ये उन लोगों के लिए मर गई है जिन्होंने इस ज्ञान से अपने आप को पूरी तरह से काट लिया, लेकिन आम जनता के लिए शायद ये बात सच नहीं है, क्योंकि आम जनता आज भी अपने जीवन को समझने के लिए, अपने परिवेश को समझने के लिए, अपने समाज को समझने के लिए उस ज्ञान का सहारा लेता है, उस ज्ञान के माध्यम से चलने का प्रयास करता है। ऐसा हो सकता है कि उस ज्ञान का सही स्वरूप उनके पास ना हो। यह भी हो सकता है कि उस इतने सैकड़ों वर्षों में उस ज्ञान के अंदर बहुत सारी रूढ़ियाँ आ गई हैं और ज्ञान की जगह वो विचारधारा बन गया। ज्ञान की जगह ऐसी रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था बन गई हो जो अपने आप में समस्या हो गई हो। लेकिन ऐसा मानना कि उनसे उनका संबंध पूरी तरह से विच्छेद हो गया हो शायद उचित नहीं होगा। और इसके बावजूद हमारे लिए समस्या बनी हुई है कि हम उस ज्ञान परंपरा के साथ संवाद कैसे स्थापित करें। यदि ये सच है कि उसका बड़ा महत्व है हमारे लिए, यदि ये सच है जैसे फ्रांसीसी विद्वान फूको कहते हैं कि हमें अपने बनने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमारी जो सब्जेक्टिविटी है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम बने कैसे, हमारा जो व्यक्ति है वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आज हम इसी प्रोजेक्ट को लेकर भारत में चलें और अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हमारे अंदर जो विचारधारा बनी है, जो हमारे विचार बने हैं, जिस तरीके से जीवन हम जीते हैं, जिस तरह के मूल्यों को हम लेकर चलते हैं, जिस तरह से समाज को और सामाजिक संबंधों को हम समझने का प्रयास करते हैं, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, इन सब की ये व्यवस्था बनी कैसे, तो हमें लगेगा कि इस व्यवस्था के बनने में जितना आधुनिक दर्शन का हाथ है उससे किसी कीमत पर कम यहाँ के प्राचीन दर्शन का भी हाथ नहीं है। ये हो सकता है कि हम इन दर्शनों के बीच एक संघर्ष में जी रहे हैं और बार बार हम निर्णय लेते हैं इन दोनों के बीच के संबंधों को रिडिफाइन करने का। और यही कारण है कि सुदीप्तो कविराज जैसे कई लेखक, कई विचारक ये मानते हैं कि हमारे यहाँ की जो आधुनिकता है वो अलग तरह की आधुनिकता है और दुनिया भर में कई तरह की आधुनिकताएँ हैं और हमारी आधुनिकता हमारी अपनी परंपरा से ही निकल कर आ रही है। अब जो सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो हमारे बातचीत का अगला खंड होगा वो ये है कि यदि ये सच है तो फिर हम किस तरीके से तमाम उपलब्ध आधुनिक ज्ञान और पुरातन ज्ञान को एक ही व्यवस्था के अंदर समझने का प्रयास करें। और इस बातचीत में मेरा जोर इस बात पर रहेगा कि ऐसी एक व्यवस्था हो सकती है जिस व्यवस्था का नाम मैं पुरुषार्थ फ्रेमवर्क देता हूँ। पुरुषार्थ फ्रेमवर्क एक ऐसा सोच का तरीका है जिसमें हम जो हमारी जो ज्ञान परंपरा है उनके तत्वों को भी शामिल कर सकते हैं और उसकी निरंतरता के रूप में आधुनिक ज्ञान परंपरा को रख सकते हैं। और फिर हम आधुनिकता और पुरातनता के परे जाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर नई व्यवस्था की बात सोच सकते हैं, नई ज्ञान परंपरा की बात सोच सकते हैं। ये पुरुषार्थ फ्रेमवर्क क्या है? पुरुषार्थ कहने से मुझे लगता है कि भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को एक छोटी सी बात समझ में आती है कि ये हमारी ज्ञान परंपरा की बात है। इतना तो तय है कि ज़्यादातर लोग इस शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। इसका क्या महत्व है? क्या ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमारी ज्ञान परंपरा को पूरी तरह से डिफाइन कर सकती है? इस विषय पे बहुत विवाद है। खासकर दयाकृष्ण जैसे दार्शनिक, आधुनिक दार्शनिक ये मानते हैं
कि एक मिथ है, एक तरह से ये एक भूल है हमारी कि हम ये माने कि पुरुषार्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी परंपरा के मौलिक कॉन्सेप्ट में से एक है। लेकिन वहीं अरविंद शर्मा जैसे दार्शनिक हैं जो ये मानते हैं कि ये हमारी मौलिक व्यवस्था है। हमारी परंपरा में पुरुषार्थ की समझ एक खास समझ है जिसके आधार पर हम अपने दार्शनिक परंपरा को विकसित करने का प्रयास करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं इसके टेक्सचुअल एविडेंस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि सचमुच भारतीय परंपरा के अंदर पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट का क्या महत्व है। मुझे ये लगता है आज की तारीख में जब मैं सोचने का प्रयास करता हूँ तो पुरुषार्थ हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है, जिस फ्रेमवर्क से हम अपनी ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान परंपरा के साथ तारतम्य स्थापित कर सकते हैं। और ये फ्रेमवर्क कोई नई बात नहीं है। गांधी जैसे चिंतकों के बारे में एंथोनी पारेल लिखते हैं कि गांधी के पास एक ये मूल मंत्र था, पुरुषार्थ, जिससे उसने अपनी पूरी समझ को जो पश्चिम से लेकर आया था उसे रीडिफाइन कर दिया। और पुरुषार्थ उनका ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, एक ऐसी समझ है जिसके थ्रू वो तमाम चीज़ों को अपने लिए समेट कर समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि इस बात में ज़रूर कुछ दम है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ कि पुरुषार्थ में 3 पुरुषार्थ थे या 4 पुरुषार्थ थे, मोक्ष क्या मौलिक रूप से इसका अंश था और या नहीं था, क्योंकि एंथोनी पारेल मानते हैं कि गांधी की खासियत ये थी कि गांधी के पहले जो चिंतक थे, बुद्ध के बाद खास तौर पर, उन लोगों ने मोक्ष को एक अलग कैटेगरी के रूप में पुरुषार्थ के अंदर लाने की कोशिश की और उसे सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी के रूप में स्थापित किया। कहा कि अर्थ, काम, धर्म, ये तीनों का मूल उद्देश्य सिर्फ मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना है। गांधी ने इन चारों ही पुरुषार्थों को, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष को एक धरातल पर लाने का प्रयास किया और कहा कि सही जीवन वही है जो इन चारों के बीच एक बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करे। मैं इस बहस में लेकिन जाना नहीं चाहता। मैं ये मानकर चलता हूँ कि मनुष्य जाति में एक खासियत है। वो खासियत ये है कि ये 4 तरह के पुरुषार्थ उनकी स्थापना करता है। इन 4 तरह के पुरुषार्थों से ही मनुष्य का जीवन बनता है और मनुष्य तभी है जब वो इन 4 तरह के पुरुषार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करे। मैं इसके अलावा एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये कह दूँ कि पुरुषार्थ में मोक्ष को नहीं शामिल करने की जो बात है, मुझे लगता है कि इसकी जड़ में पश्चिम में जो आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ, शायद उसका कुछ हाथ है, उसका कुछ सहयोग है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने मोक्ष का मतलब जीवन के परे की बात को समझा। उसने यह स्थापित किया कि धर्म का मूल काम जीवन के बाद के जीवन के बारे में सोचना है और इसलिए यदि मोक्ष कहीं है, मोक्ष की बात कोई ज्ञान परंपरा करता है, तो इसका मतलब है कि ज्ञान परंपरा धार्मिक परंपरा है, वो ज्ञान परंपरा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा में मोक्ष की बात जीवन के परे की बात नहीं है, वो जीवन की बात है, वो इसी जीवन की बात है। मोक्ष मुझे जीवन के परे नहीं मिलना है, मोक्ष मुझे इसी जीवन में मिलना है। मैं इस बात पर थोड़ी देर में आना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पुरुषार्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ और भी तत्व हैं जिन तत्वों को हम अलग करके नहीं देख सकते हैं, जिसे सामान्य तौर पर हम विकार कहते हैं। ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह, ये विकार हैं। विकार का मतलब है इन्हें हम अपने जीवन से हटाने का प्रयास करते हैं। पुरुषार्थ को हम पाने का प्रयास करते हैं और इन्हें हम हटाने का प्रयास करते हैं। क्यों हटाने का प्रयास करते हैं? क्योंकि मोक्ष के रास्ते में ये बाधक है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये बाधक हैं।
मैं इस फ्रेमवर्क को कुछ इस तरीके से सोचना चाहता हूँ कि एक है स्टेट ऑफ बीइंग, जो हमारा जो भौतिक बीइंग है, जो हमारा भौतिक एग्जिस्टेंस है, जिस तरीके से हम पार्थिव रूप में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें उनके तत्वों में अर्थ, काम और धर्म आता है। और जिस तरीके से हम चेतना के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, शरीर के बियॉन्ड विचारों के रूप में, चेतना के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्शसनेस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ मोक्ष की बात आती है। और जब मोक्ष की, जो कॉन्शसनेस की बात आती है, तो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्शसनेस हैं, जो कॉन्शसनेस को निर्धारित करने वाली चीज़ें हैं, उनमें ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि आते हैं। यानी दो तरह के हमारे लेवल्स हैं बीइंग के, दो हमारे स्तर हैं जीने के। एक स्तर है हमारा स्टेट ऑफ फिजिकल बीइंग, जो भौतिक रूप से हम एग्जिस्ट करते हैं, और एक है हमारा स्टेट ऑफ मेंटल बीइंग। और इन दोनों को मिलाकर ही हम पूरी बीइंग को, पूरे मानव को समझने का प्रयास करते हैं। मज़े की बात यह है कि पश्चिम में जिस तरह से मानव को समझने का प्रयास किया गया है, उसकी एक बड़ी समस्या है। उसकी बड़ी समस्या ये है कि मानव के किसी एक गुण या एक अवगुण को लेकर आधुनिक पश्चिमी चिंतकों ने संपूर्ण सिद्धांतों का निर्माण कर दिया। और इसीलिए ये मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे कि व्यक्ति से ही समाज को समझने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए समाज को समझने का। लेकिन व्यक्ति की समझ उनकी बड़ी एक तरफा थी। व्यक्ति की समझ में उनकी व्यक्ति की समझ में एक बड़ी समस्या ये थी कि व्यक्ति को बहुआयामी ना मानकर किसी एक आयाम को लेकर उन्होंने संपूर्ण सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया, और ये एक बड़ा संकट था। और इसलिए आप देखेंगे कि इस विषय पे पश्चिम में बहुत विवाद रहा। भारतीय दर्शन की खासियत ये थी कि मनुष्य को ये पूर्णता में समझने का प्रयास करता है। ये मान के चलता है कि मनुष्य का जो बीइंग है, जो उसका अस्तित्व है, उसमें पुरुषार्थ भी है और विकार भी है। और किसी एक दिए गए समय पर, और यानी किसी एक देश काल में, मनुष्य पुरुषार्थ और विकारों का एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम है। जो इस तरह की समझ है, इस समझ से हम समाज के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जटिलताओं को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब जरा पुरुषार्थ की इस प्रक्रिया के बारे, इस पुरुषार्थ के इस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा गौर से देखने का प्रयास करें। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मैं आगे इन चारों के बारे में थोड़ी बातचीत करूंगा अलग अलग, और ये बताने का प्रयास करूंगा कि आज की जो ज्ञान परंपरा, जो आधुनिक ज्ञान परंपरा है, कैसे उस ज्ञान परंपरा को इन 4 खंडों में बांटकर हम देख सकते हैं। और इन्हीं 4 खंडों में हम प्राचीन ज्ञान परंपराओं को भी देखकर बांट सकते हैं, और फिर उन दोनों के बीच एक संवाद स्थापित होना संभव हो सकता है। अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब है जो प्रकृति हमारे आसपास है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। मनुष्य को जीने के लिए प्रकृति से साधनों को लेने की ज़रूरत है। हम अपने जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, भोजन, वस्त्र, आवास, हवा, हर चीज़ के लिए हम इस प्रकृति पे निर्भर करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकृति के इन साधनों का हम किस तरीके से मैनेजमेंट करें, इसकी व्यवस्था हम कैसे करें कि हर व्यक्ति को यथेष्ट परिमाण में ये चीज़ें उपलब्ध हो सकें। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, और मनुष्यता, मानव समाज अनेक प्रयोग कर चुका है इस विषय के लिए कि कैसे हम इस नेचुरल रिसोर्स को सबके लिए यथेष्ट मात्रा में उपस्थित करवा सकें।
सच तो यह है कि बुद्ध जैसे दार्शनिक ये मानते थे कि हर जीव को इस प्रकृति पर आश्रित होने का अधिकार है और हर जीव इस प्रकृति पे आश्रित है और इसलिए हर जीव को इस प्रकृति पे अधिकार है और मनुष्य को भी सिर्फ अपने लिए जितनी ज़रूरत है, अपने जीने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही लेने का अधिकार है और हर जीव को जीने देने के लिए ये मनुष्य का दायित्व है कि हर जीव को जीने देने का यथेष्ट मौका दिया जाए और उसके लिए प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि बनाए रखी जाए। केवल मनुष्य ही शायद प्राकृतिक साधनों का उपयोग भी करता है और उसे रीजनरेट भी करता है, उसे पुनः उगाने का प्रयास भी करता है और इसलिए मनुष्य का दायित्व है कि प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता सबके लिए बनाए रखें। और अब यदि हम इस बात को मान लें और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को इस दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट है जो हमें ये बतलाता है कि इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग कैसे किया जाए, इन प्राकृतिक साधनों की व्यवस्था कैसे की जाए ताकि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध हों, यहाँ तक कि आने वाली संतति को भी ये चीज़ें उपलब्ध हों। यदि राजदंड की व्यवस्था की गई है, ये राजा की व्यवस्था की गई है, राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है, पॉलिटिकल सिस्टम की व्यवस्था की गई है, तो क्यों की गई है? सिर्फ इसलिए की गई है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित रखरखाव हो सके और प्राकृतिक साधनों को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके, न्यायपूर्ण तरीके से प्राकृतिक साधनों को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण काम है जिसके बारे में ये लोग मानकर चलते हैं। अब यदि आप आधुनिक चिंतन में जाएं तो आप देखेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी इस तर्क पर विचार किया गया, इस विषय पर विचार किया गया और लॉक जैसे चिंतकों ने इस पर एक खास विचार रखा। लॉक का ये मानना था कि यदि हम प्राकृतिक साधनों पर व्यक्ति को का अधिकार दे दें तो प्राकृतिक साधनों का विकास हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक ईगो है जो उसे सेटिस्फाई करेगा, एक उसके अंदर मोटिवेशन फैक्टर आएगा, उसे काम करने की इच्छा होगी, वो चाहेगा कि हम उसका विकास करें क्योंकि उसका लाभ, उसे व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है। इससे प्राकृतिक साधनों का भरपूर विकास हुआ। लेकिन व्यक्ति को प्रकृति से केवल उतना ही लेने का अधिकार होगा जितना से व्यक्ति का काम चल सके, जितना उसके लिए आवश्यक हो। उसे प्रकृति के साधनों को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता पूंजीवाद के विकास के बाद जब करेंसी आ गए, जब पैसों का इजाद हुआ, जब पैसे आने लगे और कई सारे ऐसे सुरक्षित रखने के साधनों का विकास हुआ, तो ये भी मान लिया गया कि जो प्राकृतिक साधनों का दोहन हम करते हैं, यदि हम उसे बर्बाद नहीं करते हैं, उसे करेंसी से एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो फिर वो हमारा व्यक्तिगत स्वामित्व उस पर स्थापित हो जाता है। इस तरह से व्यक्तिगत स्वामित्व की बात की गई। लेकिन इस व्यक्तिगत स्वामित्व के बात को मार्क्सवाद ने पूरी तरह से खारिज किया और मार्क्सवाद ने कहा कि ये व्यक्तिगत स्वामित्व केवल कुछ लोगों के लिए सुख दे सकता है, संपूर्ण समाज को सुख नहीं दे सकता है और इसलिए इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इस व्यवस्था को बदलकर ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिसमें प्राकृतिक साधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार ना होकर संपूर्ण समाज का अधिकार हो और समाज उसे बेहतर तरीके से व्यक्ति के उपयोग में ला सके। यानी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अर्थ के बारे में विचार हमारे यहाँ हैं, जिनमें हमारा पूरा अर्थशास्त्र है, जिनमें कौटिल्य का जो विचार है, जिनमें बुद्ध के जो विचार हैं, जिसमें पूंजीवादी विचार है, जिसमें समाजवादी विचार है, सबको एक साथ रख कर देखा जाना संभव है और फिर उसे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। इस इवैल्यूएशन में ये हो सकता है किसी एक संस्कृति में प्राकृतिक साधनों के बारे में जो विचार उत्पन्न हुए हों किसी समय में, वो बेहतर विचार हों
ये संभव है कि भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक साधनों के बारे में जो विचार हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ किसी भी प्राकृतिक साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की बात नहीं है। इस परंपरा में ये माना जाता है कि हमें प्राकृतिक साधनों के उपयोग का अधिकार तो है, लेकिन उसे बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि आज भी भारत के गांव में बहुत सी चीज़ों को बेचना उचित नहीं माना जाता है। आज भी भारत के गांव में ये माना जाता है कि जो पेड़ के फल हैं वो सबके लिए उपलब्ध हैं। जो तालाब का पानी है, तालाब भले ही किसी की खास ज़मीन पर बनी हो, लेकिन जो तालाब का पानी है उस पर जानवरों का उतना ही अधिकार है जितना तालाब के मालिक का। तो ये संभव है कि जो आदिवासी समाज में प्राकृतिक साधनों के साथ जिस तरह का संबंध बना है वो संबंध आधुनिक समाज में बने हुए संबंध से बेहतर हो। और इसलिए यदि हम इस तमाम बहस को अर्थ के अंदर लाकर समझने का प्रयास करें तो अनेक सामाजिक परंपराओं में, अनेक संस्कृतियों में अर्थ के ऊपर जो बहस हुआ है उन सबको एक साथ रख के इवैल्यूएट करना संभव हो पाएगा। और आने वाले समय में किसी दार्शनिक के लिए संभव होगा कि इन सबको समझकर एक बेहतर व्यवस्था की स्थापना कर सकें। ठीक इसी तरह यदि हम काम की बात करें, आमतौर पर काम का जो बहुत नैरो डेफिनेशन है वो स्त्री पुरुष संबंध के बारे में है, शारीरिक संबंध के बारे में है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में काम का मतलब ये होता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल बीइंग है, जो जैविक, हम जिस तरह के जैविक हैं, जिस तरह जीव हैं हम, उसकी अपनी आवश्यकता है। हमारे शरीर के बायोलॉजिकल बीइंग की अपनी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं के कारण जो हमारी इच्छाएं बनती हैं, उन आवश्यकताओं के कारण जो हम करना चाहते हैं जिससे हमारा शरीर सही ढंग से चल सके, वो बायोलॉजिकल बीइंग का पार्ट है। और इसलिए यदि हम काम के अंदर सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात ना करें, सिर्फ संतति को पैदा करने की बात ना करें, बल्कि इस बायोलॉजिकल बीइंग को समझने, इसे सुरक्षित रखने की बात को समझें, इस बायोलॉजिकल बीइंग के डिपेंडेंस की बात को समझें, तो शायद हम तमाम जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं दुनिया भर के, उन सबको एक साथ ला सकते हैं। और आधुनिक मेडिसिन सिस्टम में शरीर को जैसे समझा गया है और चरक संहिता में शरीर को जैसे समझा गया है, उनके बीच एक संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई सांस्कृतिक परंपराओं में जिस तरीके से शरीर के बारे में समझा गया है उसे जोड़कर देख सकते हैं। और काम के क्षेत्र में अभी बहुत सारी बातें नई आ रही हैं। अभी हाल में भारतीय दंड विधान के आर्टिकल 377 को हटाया गया, समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई। तमाम नए सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए जो अलग अलग संस्कृतियों में काम को लेकर, शरीर को लेकर जो विचार बने हुए हैं, उन विचारों को समझने और उनके बीच संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। आधुनिक भारतीय चिंतन में भी ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। गांधी जैसे लोगों ने भी जब राजनीतिक कार्यक्रम शुरू किया, साथ में उन्होंने बार बार खान पान, रहन सहन के बारे में भी लिखा, अपने शरीर के बारे में भी लिखा, शरीर को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए इसके बारे में भी लिखा, सेक्सुअलिटी के बारे में लिखा। तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय चिंतन आधुनिक समय में भी हुआ है, उसने भी प्राचीन चिंतन के साथ एक संवाद स्थापित किया है और आगे भी इस संवाद को स्थापित करने की ज़रूरत है। और ये संभव है यदि हम धर्म को इस तरीके से, काम को इस तरह से देखने की कोशिश करें। ठीक उसी तरीके से यदि हम धर्म को समझने का प्रयास करें, धर्म क्या है? धर्म है जो नेचर, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति का चलना, उस नियम को समझना, उस नियम के आधार पर सामाजिक संबंधों को स्थापित करना, इसे हम धर्म कहते हैं। और इसीलिए जो मोरालिटी हमारी है, जो मान्यताएं हमारी बनती हैं, उन मान्यताओं का आधार
प्रकृति के नियमों की समझ को बनाना चाहिए। यदि ऐसा हम बना पाएँ तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। इसलिए धर्म कोई रिलीजन नहीं है। मैं इस विषय में अभी नहीं जाना चाहता हूँ कि रिलीजन क्या है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म एक तरह से वैज्ञानिक समझ है, प्रकृति की वैज्ञानिक समझ है, जिस वैज्ञानिक समझ के आधार पर सामाजिक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये समझ न्यूटोनियन पॉजिटिविज्म नहीं है, वो भी एक वैज्ञानिक समझ है। ये उससे परे की बात है, उससे आगे की बात है। और इसलिए संभव है कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, विज्ञान के दर्शन, इन तमाम ज्ञानों को एक साथ जोड़कर हम धर्म के सेक्शन में रख सकते हैं और फिर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करते हुए हम कई आधुनिक चिंतकों को देख सकते हैं और मेरे मन में हमेशा गांधी एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में है, लेकिन मैं और भी कई उदाहरण इस संदर्भ में दे सकता हूँ। और आखिरी जो बात है इसमें वह है मोक्ष। अब मोक्ष के बारे में मैंने पहले भी कहा कि लोग समझते हैं कि ये जीवन के परे की बात है, हमें मोक्ष मिल गया। वास्तव में मोक्ष का मतलब ये है कि हम अपनी चेतना के बारे में कितने सचेत हो सकते हैं, कितना अपनी चेतना के सोर्स को हम समझ सकते हैं। जो कॉन्शसनेस हमारा है, उस कॉन्शसनेस को हम कितना समझ सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम में कॉन्शसनेस को समझने का बहुत प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ माइंड और बॉडी को अलग अलग समझा जाने लगा डेकार्ट के चिंतन के कारण। और इस अलग अलग समझने की प्रक्रिया में उन्होंने कॉन्शसनेस को साइड लाइन कर दिया। मार्क्सवाद ने तो यहाँ तक कर दिया, मार्क्सवाद ने नहीं, मार्क्सवादियों ने, कि सोवियत संघ में साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती थी, मनोविज्ञान की पढ़ाई नहीं होती थी। तो चेतना की समझ को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है और कॉन्शसनेस ऑफ कॉन्शसनेस, इसे ही मोक्ष कहा गया। यानी यदि हम इस बात को समझ लें कि हमारे जो अंदर जो चेतना जगी है उसका आधार क्या है, तो हमारी आधी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसी संदर्भ में जो विकार हैं वो आते हैं। विकार उस तरह का कॉन्शसनेस है जिस कॉन्शसनेस से हम परेशानी में पड़ सकते हैं। जो कॉन्शसनेस क्षणिक होता है, आवेग के रूप में आता है और हमारे स्थित प्रज्ञता को खत्म करता है। हम स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाते हैं। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब है कि हम अपनी चेतना को इस तरीके से समझें, साक्षी भाव से समझें, और ये हम मान के चलें कि हमारी चेतना किसी खास कारणों से हो रही है और ख़त्म हो जाएगी। बुद्ध ने विपश्यना में इसी की बात की है कि किस तरीके से हम ये समझें कि कोई विचार, कोई कॉन्शसनेस हमारे दिमाग में आता है और वो ख़त्म हो जाएगा। वो आना पाना कहते हैं, वो आता है और जाता है, ऐसी एक प्रक्रिया चलती रहती है। यदि हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम सुख और दुख से परे हो जाते हैं। सुख और दुख से परे होना ही मोक्ष है। और यदि आप साइकोएनालिसिस में जाने की कोशिश करें तो साइकोएनालिसिस भी क्या करता है, जो आधुनिक साइकोएनालिसिस है, जो फ्रॉइड का साइकोएनालिसिस या लकान का साइकोएनालिसिस है, वो क्या करता है, वो आपको अपने कॉन्शियसनेस को समझने का टूल देता है। और एक साइकोलॉजिस्ट यदि साइकोएनालिस्ट से आप बात करें, इसे टॉकिंग क्योर कहते हैं, कि आपकी ही बातचीत से आपको ठीक करने का प्रयास करता है। वो एक लिसनर है, साइकोएनालिस्ट एक लिसनर है। वो बैठकर आपकी बात को गौर से सुनता रहता है और आपको आपकी पूरी कहानी को कहने का मौका देता है। आप कहते चले जाएं, कहते चले जाएं, कहते चले जाएं, कहते 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 आपकी कहानी बाहर निकल आती है और आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उस कहने की प्रक्रिया में आप अपने कॉन्शियसनेस के बारे में सचेत हो जाते हैं। तो इस विधा के तहत हम तमाम इस तरह की विधाओं को जोड़ सकते हैं और आधुनिक और प्राचीन काल में जो इस तरह की विधाएं चलती रही हैं उनको एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। यदि इस फ्रेमवर्क को हम अपनाने में सक्षम हों तो इस फ्रेमवर्क के साथ हम जो आधुनिक चिंतन चल रहा है और जो प्राचीन चिंतन हमारे यहाँ चला है, उन दोनों को जोड़कर एक साथ हम रख सकते हैं और एक साथ हम समझ सकते हैं और फिर उससे आगे निकलने का प्रयास कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह होगा कि आधुनिकता और पुरातनता के बीच का एक जो झंझट खड़ा किया गया है, जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का झंझट खड़ा किया गया है, मुझे लगता है कि इस फ्रेमवर्क के द्वारा उस ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के फ्रेमवर्क को तोड़ा जा सकता है
और ज्ञान परंपराओं के बीच संवाद के एक फ्रेमवर्क को जन्म दिया जा सकता है। यदि ऐसा हो सका तो फिर गांधी, नेहरू, अंबेडकर, टैगोर, इन तमाम लोगों के विचारों को हम बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि इन विचारों में एक पूर्ण मनुष्य को समझने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इन विचारों का सीधा संबंध मनुष्य के व्यवहार के साथ भी है। पश्चिमी जगत से जिस तरह की बातें हमारे साथ हो रही हैं, यदि हम उनकी बातों में चलते रहे तो हमें ऐसा लगेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा समाज कट चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं, और इसलिए अभी हमें इस तरह के फ्रेमवर्क की ज़रूरत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा और सवालों के जवाब में जाने का प्रयास करूँगा। तो वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से आप बताए कि जो हमारा पुरातन और जिसे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में कौन से तत्व हैं जिस पर अभी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर उसको देखा जाए तो ये जो क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की जो कोशिश है कुछ लोगों तो उससे दूर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात जो शायद मेरे पहले भी किसी ने कहा होगा वो ये है कि जो ज्ञान के उत्पादन का केंद्र है आज की तारीख में, ज्ञान के उत्पादन का जो केंद्र है वो है विश्वविद्यालय, और इन विश्वविद्यालयों का आम जीवन से संबंध कटा हुआ है। नतीजा क्या है कि जो ज्ञान जिसे हम ज्ञान समझ पा रहे हैं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसका जो मूल्यांकन हो रहा है वो उसके उपभोक्ताओं के द्वारा मूल्यांकन नहीं हो रहा है, ज्ञान के उत्पादकों के द्वारा ही उसका मूल्यांकन हो रहा है, और ये एक विशेष सर्कल बन गया। अब इसके बीच ही घूमते रहते हैं। तो बुद्धिजीवी होने का जो प्रमाणिक आधार है वो ये नहीं है कि आपके ज्ञान का जो जिसके बारे में आपने ज्ञान अर्जित किया है वो उसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि उसका आधार ये हो गया है कि दूसरे ज्ञान अर्जन करने वाले उसके बारे में क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के इस मॉडल को बदलने की ज़रूरत है, जिस मॉडल में सोचना, लिखना, पढ़ना और जीवन, इन दोनों के बीच ही एक डिस्टेंस हो गया है। उन दोनों को यदि एक साथ लाने की कोशिश करें तो एक टोटलिटी का फ्रेमवर्क बनेगा, एक पूर्णता का फ्रेमवर्क बनेगा, और फिर शायद हम बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे, और ये आधुनिकता और पुरातनता के बीच का एक खाई पैदा की गई है उससे बाहर निकल पाएंगे, और फिर हर समाज में, हर देश और काल में उत्पन्न ज्ञान परंपराओं के साथ हमारा एक लोकतांत्रिक संबंध बन पाएगा। ये एक और अंतर जो देखते हैं कि अभी वर्तमान ज्ञान पद्धति है जो चीज़ों को प्रोडक्ट बनाने पर ज़्यादा ध्यान देती है, न कि उस ज्ञान को सामर्थ्य विकसित करने में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या हो रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने ज्ञान को भी कमोडिटी बना दिया है, और नतीजा क्या है कि जैसे ही किसी ज्ञान का उत्पादन होता है तो उस ज्ञान से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में विचार करने के बदले ये विचार किया जाता है कि उस ज्ञान को कैसे उसके ऊपर मोनोपोली रखा जाए और कैसे उसे बाज़ार में बेचने का उपक्रम किया जाए। नतीजा क्या है, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जो साइको एनालिसिस है, साइको एनालिटिक कम्युनिटी है एक, जिसमें आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जैसे मेडिकल काउंसिल होता है। तो उस साइको एनालिटिक कम्युनिटी का महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि जब तक साइको एनालिटिक कम्युनिटी से आपको एक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एसोसिएशन ऑफ साइको एनालिसिस से कि आप इसमें पारंगत हैं, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और यदि कोई बिना उस सर्टिफिकेट के प्रैक्टिस करने का प्रयास करेगा तो वो अपराध माना जाएगा। कोई बॉडी को भी हैंडल कर सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है जिसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन उसके अंदर अपने आप ये गुण आया हो कि बॉडी को हैंडल कर सकता है, लेकिन उसे अपराधी माना जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है साइको एनालिटिक कम्युनिटी को, कि लोग उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए बहुत खर्च करते हैं, बहुत पैसे देते हैं, और इसीलिए इन तमाम तरह के काउंसिल के पास पैसे ही पैसे पड़े हुए हैं। और जिस किसी ने उस साइको एनालिसिस के उस ऑरा को, उस तामझाम को ख़त्म करने का प्रयास किया, साइको एनालिटिक कम्युनिटी ने उसे बहुत परेशान किया। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। कार्ल यूंग साइको एनालिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के, भारत आए, भारत के ज्ञान परंपराओं को समझने का प्रयास किया और कहा कि यहाँ तो चेतना की समझ के बारे में इतना कुछ है
कि हमारा साइकोएनालिसिस के सामने बच्चा है। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो उनसे कहा गया कि आप इन बातों को खारिज करें, अन्यथा आपको साइकोएनालिटिक कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से लकान, जो फ्रेंच साइकोएनालिस्ट थे, उन्होंने इतनी सी बात कही कि जो नॉलेज है साइके का वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो है वो एम्बेडेड है संस्कृति में, संस्कृति ही व्यक्ति को के स्वरूप को निर्धारित करता है, और यदि संस्कृति व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करता है तो साइकोएनालिसिस यूनिवर्सल नहीं हो सकता। तो जो मनोविज्ञान है उसे सांस्कृतिक समझ की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को कहते ही उन्हें साइकोएनालिटिक कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसा लगता है कि साइकोएनालिटिक कम्युनिटी जो है वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि बिना सर्टिफिकेट के आप प्रैक्टिस ना कर सकें, क्योंकि उसका फिर मार्केटिंग वैल्यू घट जाएगा। यदि हम भी डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करें, आप भी डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करें, दोनों का कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं हो, रामदेव यदि डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करे तो डॉक्टरों की परेशानी हो जाएगी। यदि वो सफल प्रैक्टिशनर हो जाए तो डॉक्टर बड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत खर्च करके डॉक्टर की डिग्री ली है। ये मार्केट से जो ज्ञान को जोड़ने की पूरी प्रक्रिया चली है, ये बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है। आप बता रहे थे कि हमारे के यहाँ कॉन्शसनेस का अध्ययन करने का तरीका था 18वीं शताब्दी में फ्रायड, और उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक जो आए, तो वहाँ भी एक तरह से साइंटिफिक मेथड बनाया गया, और सामने जो उन्होंने एक्सप्लेन किया फ्रायड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो के, तो हमारे के यहाँ का जो कॉन्शसनेस पढ़ने का जो तरीका था और उनके जो कॉन्सेप्ट है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं? देखिए, हमारी समस्या, हमारी ख़ास बात ये थी कि हम ये क्लेम नहीं करते थे कि हम आपके कॉन्शसनेस को समझ लेंगे। हम साफ साफ ये कहते थे कि आप तो आप हैं, आपके अंदर हमारा जाना संभव नहीं है। आपको ही हम इस बात के लिए इक्विप करेंगे, आपको ही हम इस बात के लिए तैयार करेंगे कि आप अपने कॉन्शसनेस को समझ सकें। इसलिए बुद्ध जब विपासना की बात करते थे तो बुद्ध कहते थे मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, अब हर किसी को अपना रास्ता खुद देखना पड़ेगा। बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, कहते थे अप्पो दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं प्रज्वलित करें। हम सिर्फ आपको एक टेक्निक दे सकते हैं, एक ऐसा टेक्निक दे सकते हैं जिस टेक्निक के द्वारा आप इतनी सी बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी चेतना तक पहुँचें। बस इतनी सी बात हम कर सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं दे सकते। साइकोएनालिसिस क्या कहने लगा कि हम आपकी चेतना को समझने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपने आप को समझें, उससे आप दुनिया को समझ लेंगे, क्योंकि आप भी दुनिया की तरह ही सोचते हैं। वहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि साइकोएनालिसिस में भी ये बात थी कि आप अपने आप को समझने का प्रयास करें। इसलिए कोई साइकोएनालिस्ट तभी प्रैक्टिस कर सकता है जब वो अपना साइकोएनालिसिस करवा ले। लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण डिफरेंस इसमें था, और इसलिए योग और सांख्य के द्वारा आप देखेंगे उसमें कॉन्शसनेस के अंदर जाने की प्रक्रिया को बताने का प्रयास किया गया। मित्रों, आप लोगों ने आज किस तरह से राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक चिंतक विचार को सामान्य लोगों के समस्याओं से जोड़ने की कोशिश की है, इसके बारे में देखा, और कैसे जिस प्रकार फ्रायड और अन्य साइकोएनालिटिक थिंकर नए नए चीज़ों को सामने लाए, उसके साथ पॉलिटिकल प्रोसेस को जोड़ा गया, और उसके बाद नए चिंतक आए, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, मॉडर्निस्ट जहाँ केवल रीजन की बात करते थे, लॉजिक की बात करते थे। उसके बाद एक और दौर आया जब लॉजिक आस्था दोनों अब साथ चल रहा है, और उस पर एक नई तरह से चिंतन की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर आप सब लोगों सुनने से नई दृष्टि मिली होगी, और आगे के जो चिंतक हैं उसके बारे में नए समझने में मददगार साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, और आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर एम एन ठाकुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।